नाज़रीन आदाब, कांग्रेस अपने वजूद की जंग लड़ रही है। 3 दिन तक चले चिंतन शिविर से क्या पार्टी में कोई नई जान आएगी? आज खबर दोपहर में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। कांग्रेस को नई जिंदगी की तलाश है और शायद यही वजह है कि पार्टी में नई रूह फूंकने की तैयारी है। राजस्थान के उदयपुर में सभी कांग्रेसी 3 दिनों के लिए सर जोड़कर बैठे और 3 दिनों की मीटिंग का नतीजा ये निकला कि कांग्रेस 2024 में वापसी का ख्वाब लेकर आवाम के दरमियान जाएगी। इसका रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि अगर कोई पार्टी बीजेपी को शिकस्त दे सकती है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। हालांकि राहुल के इस बयान के बाद इलाकाई पार्टियों ने अपनी नाराजगी का कुछ इजहार किया। चिंतन के दौरान राहुल को एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का सदर बनाने की मांग उठी। राहुल दोबारा से जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार भी दिखे। सोनिया गांधी ने भी मंच से बीजेपी को आड़े हाथों लिया और मुल्क के मौजूदा हालात से निपटने के लिए कमर बस्ता होने की अपील की। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि चिंतन शिविर में पार्टी के अहिया के लिए तमाम पहलुओं पर गौर व खौज किया गया। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि गौर व फिक्र के अच्छे नताइज बरामद होंगे। Historically, when Samundar Manthan was held, Amrit came out of it. The manthan of thoughts and actions by the great Indian National Congress will now lead to a new transformation, not for the party alone, but for the country as a whole. Each Indian citizen needs to ask himself or herself, can hatred and division between Hindus and Muslims be the only answer or political discourse? The answer is clearly no. So we need to walk hand in hand and we need to rebuild a new India, an India of not only Mahatma Gandhi's dreams, but an India of your children's dreams, your young brother and sisters' dreams, an India which truly represents the 62% population which is below 40 years of age. Thank you. और मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस के चिंतन शिविर को बेसूद करार दिया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस पर अभी भी इंदिरा गांधी के दौर का सुरूर है। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। सर, कांग्रेस पार्टी ने चिंतन शिविर किया और भारत जोड़ो का नारा दिया और ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। देखिए, मैं अब चिंतन शिविर से उनके क्या निकला क्या नहीं निकला, मुझे तो दिखता है कि खुदा पहाड़ निकले चुहिया वाली स्थिति है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज भी उसी सनक और सुरूर में मुतला है, फंसी हुई है, जिसमें कि इसकी सनक और सुरूर इंडिया इज़ इंदिरा और इंदिरा इज़ इंडिया की है। जो सनक सुरूर जो है कांग्रेस इस कंट्री, कंट्री इस कांग्रेस की है। तो अगर यही सनक और सुरूर लेकर के ये चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, तो इनका क्या होगा, इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो फैमिली फ़ोटो फ्रेम में फ़िक्स पार्टी है, अगर उसको लगता है कि फैमिली फ़ोटो फ्रेम में फ़िक्स रहकर ही हम जो है वो देश में कोई बहुत बड़ा जो भला कर लेंगे देश का और अपना, तो वो संभव नहीं है। क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी एक ऐसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है जिसका जो है अंदर कोई मोल नहीं रह गया, बाहर कोई भाव नहीं रह गया है। लेकिन फिर भी जो है वो अपना जो है वो पराक्रम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये खास तौर से राहुल गांधी ने माना कि जो कनेक्शन था जनता के साथ वो कांग्रेस पार्टी का टूट चुका है, उसे जोड़ने की ज़रूरत है। देखो भाई, जनता से कनेक्शन टूट जाए, अपर स्टोरी का कनेक्शन टूट जाए तो समझ में आता है। लेकिन जो है वो अगर आपकी निगेटिविटी भर जाए आपके अंदर तो वो तो ठीक करना पड़ेगा। पहले कनेक्शन तो बाद में लग जाएगा। राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया कि मौजूदा समय में बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिल सकता। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ, बेरोजगारी तो उनके अंदर है। उनकी पार्टी के नेता सब बेरोजगार हो गए हैं, खुद वो बेरोजगार है। क्योंकि बिना सत्ता के कांग्रेस पार्टी रह नहीं सकती 1 साल 2 साल 1 महीने 2 महीने। तो बिना सत्ता के तो वो बेरोजगार अपने आप को मानते हैं। हम तो सत्ता में भी रहे हैं, विपक्ष में भी रहे हैं और देश के लिए काम करते रहे हैं। लेकिन वो जो है वो सत्ता के बिना जो है वो जल बिन मछली जैसे हो जाते हैं। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को देश के लिए खतरनाक बता रहे हैं, कह रहे हैं मैं उनसे नहीं डरता। देखो,
इनको जो है वो मोदी फोबिया है जो शुरू से। ये सुबह उठते हैं मोदी जी को कोसना शुरू कर देते हैं। अरे भैया कोसो कोई किसको, कम से कम नरेंद्र मोदी जी ने जो परिवार के परिक्रमा की पॉलिटिक्स थी उसको परास्त करके परिश्रम की पराकाष्ठा से परिणाम ला करके दिखाया है। आप परिश्रम की पराकाष्ठा तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ उसका अगर गुर ले लेंगे तो आपका थोड़ा भला हो जाएगा। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। विक्रम सिंह शेखावत है जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, और प्रेम कुमार जी हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी है। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत इस्तकबाल है। विक्रम सिंह, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, 3 दिन तक आप लोगों ने चिंतन की, जो बड़े लीडर थे कांग्रेस के सभी सर जोड़कर बैठे राजस्थान में, क्या कुछ निकल कर आया चिंतन का? विक्रम जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आप आ रही है, साफ नहीं आ रही है? नहीं, मैं सवाल ये कर रहा था कि 3 दिन तक आप लोग सर जोड़कर बैठे, क्या कुछ नतीजा निकल कर आया चिंतन बैठक का? साफ नहीं आ रही आवाज? आवाज तो आ रही है, क्लियर नहीं। चलिए, मैं आपके पास लौटूंगा। प्रेम कुमार सहाफी हमारे साथ, सीनियर सहाफी हैं, प्रेम कुमार जी जुड़े हैं। प्रेम कुमार जी, सवाल आपसे कि कांग्रेस ने 3 दिन का चिंतन शिविर लगाया, क्या वाकई कांग्रेस को चिंतन की जरूरत है इस वक्त जिस हालत में है पार्टी? निश्चित रूप से कांग्रेस को चिंतन की जरूरत है, इसलिए चिंतन शिविर लगा। और चिंतन शिविर में क्या कुछ निकल कर आया, इसे समझने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं। देखिए, पार्टी के नेतृत्व का मसला वह अब भी नहीं सुलझ पाया, उसी तरीके से विद्यमान है। और दूसरी बात है, वैचारिक तौर पर जो नीति और नीति अपनानी है उसको लेकर के कोई नई रूपरेखा तो नहीं दिखी, भाषण जरूर दिखा। हाँ, एक बात जरूर है, जो कि सोनिया गांधी जी का भाषण प्रभावशाली था। उन्होंने अपनी पार्टी को अपनी जड़ों तक पहुंचाने के लिए उनके भाषण से ऐसा लगा कि वो कोशिश कर रही हैं दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, आदिवासियों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। उन्होंने उनसे पार्टी को जोड़ने की जरूरत बताई, और यही इनका वोट बैंक भी रहा है, और इस पर लौटना कांग्रेस को फायदेमंद रहेगा। लेकिन राहुल गांधी ने अप्रत्याशित रूप से निराश किया। उनके भाषण में जो बात नजर आई, उन्होंने क्षेत्रीय दलों पर प्रहार किया। आश्चर्य लगता है, भारतीय जनता पार्टी से आप मुकाबला करने चले हैं और आप ललकार रहे हैं क्षेत्रीय दलों को कि क्षेत्रीय दल, तुम्हारे पास विचारधारा नहीं है, तुम बीजेपी से लड़ नहीं सकते। इसी बात को ऐसे बोला जा सकता था कि क्षेत्रीय दल के सहयोग के बगैर हम बीजेपी से नहीं लड़ सकते। बिल्कुल। तो ये एक अलग बात होती, लेकिन इन्होंने क्षेत्रीय दल को ही ललकार दिया। ये कहीं से राजनीतिक बुद्धिमानी नहीं दिखती है। आप बताइए, कब बीजेपी भी विपक्ष में रही है? एक समय था जब बीजेपी की जो स्थिति थी कि कांग्रेस से वो पूरे देश में नहीं लड़ सकती थी, लेकिन क्या कभी बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों को इस किस्म से ललकारा कि तुम्हारे बगैर तो तुम तो कांग्रेस से लड़ ही नहीं सकते? तो क्षेत्रीय दल का आप साथ लेना चाहते हैं या क्षेत्रीय दल को दूर करना चाहते हैं? ये जो राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया, बिल्कुल अपरिपक्व भाषण है, और इससे मुझे लगता नहीं है कि कोई नेशनल लेवल पर आप किसी तरह का गठबंधन या ऐसा उपक्रम कर सकेंगे। क्या क्षेत्रीय दलों को छोड़ करके कांग्रेस बीजेपी से लड़ सकती है? नहीं। बिल्कुल। विक्रम सिंह हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। विक्रम सिंह, 3 दिन तक चिंतन शिविर आपने लगाया राजस्थान में, क्या कुछ निकल के आया और पार्टी किस नहज पर अब जाएगी, किस तरफ जाएगी? देखिए, ये जो चिंतन शिविर था, ये पार्टी की रीति नीति और आगे का जो भविष्य में किस तरह की जो एक योजना है जिससे लेके हमें भाजपा का मुकाबला करना है, और देश के हित में इस तरह का चिंतन किया जा रहा है। क्योंकि भाजपा से लड़ाई तो अलग बात है, लेकिन ये देश को बचाने की एक तरह से योजना थी। क्योंकि भाजपा जिस तरह के कारनामे कर रही है, उस तो देश में, पूरे देश में आप देखिए किस तरह का वातावरण बना हुआ है, और जनता बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से और बिल्कुल घबराई हुई है कि इस देश में आगे भविष्य पता नहीं किस तरह की ओर ले जाना चाहते हैं ये लोग।
इसलिए ये 3 दिन का जो शिविर था ये पार्टी की मजबूती और आगे की दिशा दशा तय करने के लिए बहुत ही जरूरी था और आवश्यक था। बिल्कुल विक्रम जी, इसमें राहुल आप गांधी देखें- राहुल गांधी का जो बयान आया है क्षेत्रीय पार्टियों को उन्होंने अलग थलग कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती। तो क्या आने वाले दिनों में जो आने वाला चुनाव है 2024 का, क्या आप अकेले ही लड़ेंगे या जो क्षेत्रीय पार्टी है उनको साथ रखेंगे? जी देखिए, राहुल जी का जो वक्तव्य है उसको इस तरह से आप मत देखिए, दूसरे परसेप्शन में देखिए। उन्होंने हमारी जो कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं को एक निर्देश और एक दिशा देने का प्रयास किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में हम गठबंधन में नहीं जाएंगे। ये अभी समय है चुनाव का और जो समान विचारधारा के जो दल हैं उनसे बातचीत की जाएगी। अब राहुल जी का कहना एक तरह से दूसरे संदर्भ में है कि आप देख रहे हैं कि कई जो क्षेत्रीय दल है और कई व्यक्तिगत दल भी बने हुए हैं। आप देखिए तो वो जो दल है वो भाजपा को इनडायरेक्ट रूप से जो है अप्रत्यक्ष रूप से वो भाजपा को लाभ दे रहे हैं। ऐसे दलों से दूर रहने और मजबूती से लड़ने के लिए उन्होंने आह्वान किया है, न कि समान विचारधारा के। आप देख रहे हैं कई जगह गठबंधन में है कांग्रेस पार्टी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। राहुल जी का कहने का जो मतलब है उसका अलग अलग लोग अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई मतलब नहीं है कि क्षेत्रीय दलों को बिल्कुल दरकिनार किया उन्होंने। इसके लिए चुनाव के लिए भी समय है। प्रेम कुमार, आपके पास आना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष को लेकर ही अभी कश्मकश में है कि पार्टी की कमान कौन संभालेगा। तो नैया कैसे पार होगी इसकी? पूरे मुल्क में जाना है, जो बिखर गई थी पार्टी उसको एकजुट करना है, कैसे मुमकिन हो पाएगा? देखिए आजम साहब, पार्टी को फोर फ्रंट में आकर के लीड करना और साहस के साथ लीड करना, नेतृत्व का मतलब नेतृत्व दिखाना, यह जरूरी होता है। राहुल गांधी चलिए राष्ट्रीय स्तर पर पद यात्रा करेंगे, लेकिन वो पार्टी अध्यक्ष के रूप में न करेंगे, एक सांसद के रूप में करेंगे, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? इम्पैक्ट तो तब होगा जब पार्टी का नेतृत्व भी करे, आंदोलन का भी नेतृत्व करे, जनता से भी कनेक्ट करे, तब जाकर के इम्पैक्ट होगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप या तो बोल दीजिए कि हम नेतृत्व नहीं करना चाहते, तो फिर कोई दूसरा नेतृत्व करेगा। पद यात्रा राष्ट्रीय स्तर पर होगी और उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं होगा, राहुल गांधी यात्रा करेंगे और कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नहीं करेंगे, तो उसका क्या इम्पैक्ट, क्या फायदा मिलने वाला है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसके अलावा देखिए अक्टूबर में यात्रा शुरू होने वाली है और पार्टी का संगठनात्मक चुनाव उसकी सितंबर में होने के आसार लग रहे थे, लेकिन उसकी सुगबुगाहट भी नहीं दिख रही है। तो क्या सितंबर में भी नहीं करेंगे पार्टी अध्यक्ष का चुनाव? तब जब आप अपनी पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहे, पिछला चुनाव से अब अगला चुनाव आने वाला है, तो आप लड़ेंगे क्या? आप में तो इच्छा शक्ति ही नजर नहीं आ रही है। आप क्या बोलेंगे कि रीजनल पार्टीज बीजेपी को नहीं हटा सकती? रीजनल पार्टी को दिल्ली में बीजेपी को हटाने की कोई जरूरत नहीं है। रीजनल पार्टी की आकांक्षा रीजन में है, दिल्ली में हटाना कांग्रेस की जरूरत है और कांग्रेस सत्ता में आएगी वो सोचे कि कैसे बीजेपी को हटाया जाए। बिल्कुल, कांग्रेस के ऊपर एक छाप लगी है कि एसी रूम में बैठ के फैसले करते हैं, एसी रूम में बैठ के मीटिंगें करते हैं, उसी का असर साफ नजर आ रहा है। एसी रूम में बैठ के सारी मीटिंगें हो रही हैं इनकी। देखिए ये तो आलोचना है। एसी रूम में आजकल आप किसान आंदोलन को भी हम लोगों ने बदनाम किया कि एसी रूम में बैठे हुए। नहीं, कहने का मतलब है कि कांग्रेस के जो बड़े लीडर वो सड़कों पर दिखाई नहीं देते। देखिए सड़कों पर पूरा क्या बीजेपी दिखाई देती है क्या? ये तो पूरे देश की राजनीति सड़क से दूर हो गई है। पूरे देश में जहाँ बीजेपी भी कई प्रदेशों में विपक्ष में, कहां सड़क पर दिखाई देती है? हिंदू मुस्लिम करने के अलावा नहीं। तो ये आरोप सब पर है। उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव जी पर भी आरोप लगा कि वो सड़क पर दिखाई नहीं देते, कांग्रेस पर भी लगा, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि कम से कम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दिखते हैं सड़क पर, जब जरूरत होती है दिखते हैं। उतनी जो जहां तारीफ बनती है वो करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। विक्रम सिंह आप खुश होंगे, जाहिर सी बात आपके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों की तारीफ हुई। एक चीज विक्रम जी आपसे जानना चाहूंगा कि जो खानदानी सियासत है, जो अध्यक्षता है, कोई जरूरी है वो गांधी परिवार के पास ही हो, कोई दूसरा क्यों नहीं? जी ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए अगर देश की जनता चाहती है और कांग्रेस के चुने हुए जो प्रतिनिधि है वो चाहते हैं, तो वो क्यों नहीं हो? किसी भी किसी में राहुल गांधी ने कहा कि सबको बोलने की आजादी है पार्टी में, ये बताइए आप। तो बिल्कुल, राहुल गांधी ने बोला कि सबको बोलने की आजादी है, तो क्या किसी को ये बोलने की आजादी है कि वो राहुल गांधी या सोनिया गांधी के अलावा किसी और का नाम वहां पर पेश कर सके?
हाँ, क्यों नहीं है, सबको आजादी है। इस बार आपने देखा होगा कि सभी असंतुष्ट, जिन आप लोग मानते हैं कि वो असंतुष्ट ग्रुप है, तो किसी उसको का भी, नाम चिंतन शामिल शिविर किया में गया किसी है। का नाम सारे सामने नेता आ रहा है शामिल राहुल थे। गांधी के अलावा? अभी उसमें समय है। और आप अभी जो मेरे मित्र कह रहे प्रेम थे कुमार कि साहब, जी। अभी कोई चुनाव के दिशा निर्देश नहीं है। आप देख चुके हैं कि पूरा चुनाव का प्रोग्राम डिक्लेयर किया जा चुका है विद इन पार्टी, क्योंकि मैं पार्टी से जुड़ा हूं इसलिए मुझे पता है। हर डे बाय डे और डेट बाय डेट प्रोग्राम दिया हुआ है। और आप देखेंगे सितंबर से पहले पहले अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। और इस पे सभी प्रतिनिधियों की बात और रखी जा रही है, और उनके मत से ही अध्यक्ष चुने जाएंगे। और वो राहुल जी भी हो सकते हैं इसमें, वो आने वाला भविष्य आपको बताएगा। और दूसरी बात ये है, सब इसी प्लेटफॉर्म पे असंतुष्ट, मतलब एक परसेप्शन बनाया कि कुछ लोग असंतुष्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी में सभी की राय होती है, सबकी अपनी व्यक्तिगत राय होती है, और पार्टी के हित के लिए होती है, और उसको सुना जा रहा है और सुना गया है। आपने देखिए सभी जो लोग इस चिंतन शिविर में शामिल थे, उनकी बात को भी सुना गया है, रखा गया है। 6 कमेटियां बनाई गई, उन कमेटियों की अपनी राय थी, सोनिया जी ने सबसे राय ली है, और उसी के आधार पर पार्टी को आगे की दिशा और दशा तय करने का सोनिया जी को जिम्मा दिया गया है। और उसकी कुछ रूपरेखा आपने देखी होगी, कल भी सोनिया जी के कंक्लूजन जो स्पीच था उसमें शामिल थी कि एक यात्रा और जनता से कनेक्ट होने की एक दिशा दी गई है, और उसी दिशा पर कांग्रेस के नेता और सेकंड थर्ड लाइन के जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल चलेंगे और जुड़ेंगे, और देश की जनता से बिल्कुल जुड़ेंगे, और देश के बिल्कुल। प्रेम कुमार, कांग्रेस की छवि जो है वो एक सेकुलर पार्टी की है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से हिंदुत्व के नेश पे आगे बढ़ी है, हिंदुत्व पे आगे बढ़ी है, कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये चिंता में डाली। तो क्या कांग्रेस भी अब इसी तरफ बढ़ेगी, लगता है ऐसा? देखिए आजम जी, इस चिंतन शिविर से ये बात जरूर समझ में आ रही कि कांग्रेस अब सॉफ्ट हिंदुत्व वाले रास्ते पर नहीं चलने वाली है। ये पूरे भाषण में सोनिया गांधी जी के भाषण को पढ़ लीजिए, या कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं हुआ। एक तरह से एक रीथिंकिंग है पार्टी की कि जो हिंदुत्व के रास्ते पे बीजेपी चल रही है, हम उसी रास्ते पे चल करके अपनी पार्टी को मजबूत नहीं कर सकते, इसलिए इस किस्म की आवाज वहां से नहीं निकली। मैं देख पा रहा हूं कि सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पे कांग्रेस अब नहीं चलेगी। ये अब जो कोर, जो मैंने पहले भी कहा कि दलित, मुस्लिम, जो युवा है, महिला है, आदिवासी है, ये वोट बैंक है, इस पर फोकस करने की दिशा में कांग्रेस आगे बढ़ेगी, जो सोनिया गांधी जी के भाषण में दिखता है। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि क्षेत्रीय दलों को साथ जोड़े बिना बीजेपी को हटाया नहीं जा सकता है, या इसके लिए क्षेत्रीय दलों के साथ सहिष्णुता पूर्ण तरीके से व्यवहार करना होगा। महाराष्ट्र में जो आपने मॉडल लिया कि आप बीजेपी के एनडीए के घटक दल को भी तोड़कर अपने साथ जोड़ सकते हैं, ये जो है ये नजरिया राष्ट्रीय स्तर पर आपको लाना होगा, जो दिख नहीं रहा है। जब तक आप एनडीए को भी तोड़ेंगे नहीं, यानी बीजेपी के सहयोगी को आप अपना दुश्मन मानकर मत चलिए, उनको आप शिवसेना की तरह अपने साथ जोड़ने की आकांक्षा रखिए, तभी आप यूपीए को बड़ा कर सकते हैं, तभी आप ये एनडीए को या बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं। बिल्कुल। विक्रम सिंह ने ये कहा कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था कि बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस ही हरा सकती है, उनका कहने का मतलब है राहुल गांधी का ये मतलब नहीं था। एक उन्होंने पार्टी के संगठन में ये बात कही है। आपसे जानना चाहूंगा विक्रम सिंह की क्या आगे जो चुनाव होगा 2024 का, उसमें ये हमको देखने को मिलेगा कि आप भी हिंदुत्व के रास्ते पर चलेंगे, और ये देखने को मिलेगा कि कौन बड़ा हिंदू है, बीजेपी या कांग्रेस वाले? जी, अभी प्रेम कुमार जी ने भी कहा और मेरा भी ये सोच है, और कल सोनिया जी के स्पीच में भी आपने देखा होगा कि इस तरह का एक छवि दिख रही है। इस तरह का कुछ भी हिंदुत्व का जो आप जो बेस बना रहे हैं, और सॉफ्ट हिंदुत्व जो है ये मैं समझता हूं कि भाजपा और भाजपा से समर्थित जो मीडिया है उसी का देन है। ऐसा कुछ नहीं है। हर जो आदमी धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब ये नहीं है सॉफ्ट हिंदुत्व। सॉफ्ट हिंदुत्व क्या होता है, किस तरह की परिभाषा है? हिंदुत्व का मतलब भाजपा की नजर में अलग है, हम लोगों की नजर में अलग है, और आम नागरिक। मैं वही जाना तो क्या इस बार 2024 में बदलाव देखने को मिलेगा? जो हिंदुत्व का नजरिया बीजेपी का, क्या कांग्रेस का भी नहीं होगा? हमारा जो नजरिया है कांग्रेस पार्टी का सांप्रदायिकता विरोधी है, और रहेगा सभी समाज के वर्गों को साथ लेकर, अल्पसंख्यक, एसटी, एससी और महिला और कमजोर तबके को लेकर जो चलने का जो नजरिया है, उसी पर कांग्रेस पार्टी कायम रहेगी और उसी रास्ते पे चलते हुए चुनाव लड़ेगी। जिसका जिक्र किया आपने, कमजोर तबका, एसटी या मुस्लिम जो भी है,
वो आपसे दूर होते जा रहे हैं, पार्टी से लगातार दूर होते जा रहे हैं, तो कैसे मुमकिन है? बहुत दूर जा चुके हैं, जोड़ना कैसे मुमकिन कर पाएंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता सर। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो चुनाव हुए हैं, नहीं, अभी हालिया जो चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश के चुनाव ले लीजिए, भाजपा इस तरह का वातावरण बनाती है और भाजपा कैसे भरगलाने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे ये सारा जो जो यूपी चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें साफ दिख रहा है कि जो आपका कोर वोट है या वोटर है वो आपसे दूर हो रहा है। नहीं, अब वापस कांग्रेस की तरफ मुड़ेगा। भाजपा के कारनामों की धीरे धीरे पोल खुल रही है ना। आप देखिए, भाजपा लाउड स्पीकर को बड़ा मुद्दा है, मंदिर मस्जिद बड़ा मुद्दा है, हिंदुत्व बड़ा मुद्दा है, हलाल बड़ा मुद्दा है उनके लिए। देश के सारे मुद्दों से, राष्ट्रीय मुद्दों से और जनहित के जो मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा जो कर रही है, इसकी पोल बहुत जल्दी खुलने वाली है। धीरे धीरे लोगों के समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है देश की जनता ना समझ नहीं है। जितना ये बढ़ा सकते थे, एक पीक आ चुका है। अब ये जो है मुद्दे ढलान पर है, जनता समझेगी और जनता समझते हुए इनको मात देगी और कांग्रेस की तरफ लौटेगी, इसमें कोई शक नहीं। आप देखिएगा कि आने वाले चुनाव जो हैं वो ये सिद्ध करेंगे कि कांग्रेस ही इस देश को चला सकती है, आगे बढ़ा सकती है। भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं है सिवाय धर्म के नाम पर देश को बढ़ाना और धर्म के नाम पर देश को लड़ाना। बिल्कुल। प्रेम कुमार, आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरह से विक्रम जी कह रहे हैं कि वोट जो है, हमारा जो वोट बैंक है वो दोबारा हमारे पास लौटेगा, तो क्या वाकई लोगों का मोह भंग हो रहा है बीजेपी से और बीजेपी छोड़कर वो कांग्रेस की तरफ बढ़ेंगे? ऐसा लगता है आने वाले दिनों में मुमकिन है? देखिए आजम जी, यही सोच लेकर के तो अखिलेश यादव जी भी उत्तर प्रदेश में थे कि बीजेपी से बहुत नाराजगी है, किसान आंदोलन है, कोरोना है, सब कुछ है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि बाय डिफॉल्ट उठ करके आपके पास आ जाएंगे। बीजेपी से नाराजगी थी, इसके बावजूद उस नाराजगी को अपने साथ जोड़ने के लिए जनता से कनेक्ट करने का काम विपक्ष ने नहीं किया और पूरे देश में कांग्रेस भी नहीं कर रही है। अब ये हमारा विश्लेषण बहुत सही है, हमारे साथी कांग्रेस प्रवक्ता जी का, शेखावत जी का बहुत सही विश्लेषण है, लेकिन उसका नतीजा ये नहीं निकलेगा कि लोग खुद ब खुद बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस के पास चले आएंगे। देखिए, जहां कहीं भी बीजेपी का विकल्प मिल रहा है वहां लोग क्षेत्रीय दल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को पंजाब में भी देखने को मिला, हटा करके बैठा दिया। बिल्कुल, दिल्ली में आपको हटा करके आम आदमी पार्टी आ गई, या दूसरे प्रदेशों में भी आप पूरा पूर्वोत्तर कांग्रेस के हाथ से निकल गया। तो ये सारी चीजें इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस कनेक्ट नहीं कर रही है। और आप देखिए ना, आप पंजाब में आपने कैप्टन अमरिंदर से भी हाथ धो लिया, आपने सुनील जाखड़ से भी हाथ धो लिया, और कल परसों हो सकता है कि आप नवजोत सिंह सिद्धू से भी हाथ धो ले। मध्य प्रदेश में भी ऐसे देखने को मिला। आप राजस्थान में क्या करने वाले हैं, इसका कोई सोल्यूशन ही लेकर नहीं आ रहे हैं कि क्या करने। आप बोल चुके हैं, राहुल गांधी बोल चुके कि कमलनाथ की तरफ इशारा करके कि अपने बेटे को केवल लोकसभा चुनाव जिताने में उन्होंने पूरी एनर्जी खत्म कर दी, लेकिन उसके बाद से अब तक किया क्या? तो ये जो संगठनात्मक कमजोरी है उसका सोल्यूशन मंथन में भी नहीं मिला है शिविर में। तो ये और आप एक फार्मूला बना लेते हैं कि 5 साल बाद एक आदमी को 5 साल का कार्यकाल मिलेगा और 3 साल का एक गैप रहेगा, और एक परिवार में तब तक दूसरे को टिकट नहीं मिलेगा जब तक 5 साल ना हो जाए। ये सारी नेतृत्व की कमजोरी को बता रही है। ये सारी चीजें मंथन शिविर में थोड़े तय होती हैं। ये तो पहले भी संगठन में तय कर सकते थे आप, लेकिन मंथन शिविर में तो वैचारिक रूप से क्या होना चाहिए वो तय होना चाहिए। अगर आप संगठनात्मक चीजों को तय कर रहे हैं मंथन शिविर में, इसका मतलब है कि नेतृत्व कमजोर है, वो कर नहीं पा रहा है जो करना चाहता है। ये बात खुलकर सामने आई है जी। बिल्कुल। एक चीज़ विक्रम जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि नौजवानों को मौका देने की बात हुई है कि अब आने वाले चुनाव में 50% जो नौजवान है या 50 साल से कम उम्र के हैं उनको मौका दिया जाएगा। कितनी मुश्किल होगी? जो सीनियर लीडर है उनको कैसे आप किनारे करेंगे? क्योंकि इसका खमियाजा हमने देखा कि राजस्थान में जिस तरह से नाराजगी देखने को मिली, मध्य प्रदेश में आपके जो एक बड़े लीडर थे वो पार्टी छोड़ के चले गए, बीजेपी में शामिल हो गए, तो आने वाले दिनों में भी इस तरह की दिक्कतें पेश आ सकती हैं, तो किस तरह से बचेगी पार्टी? देखिए, जब सभी लोगों ने सहमति से इस तरह का फार्मूला तय किया है तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब 50% ही बोला है ना, 100% तो नहीं बोला है कि युवाओं को दिया जाएगा। तो उन 50% में सीनियर नेता आ रहे हैं, और सीनियर नेता भी समझते हैं कि कभी ऐसा एक समय आता है जबकि उनके पद छोड़ने से या उनको जगह बनाने से ये तो युवा आगे बढ़ेंगे। और ये हर सांसारिक नियम है, प्रकृति का नियम है कि युवा जब आगे बढ़ेगा जब आप सीट छोड़ेंगे।
तो ये इस तरह की कोई मुश्किलात आने वाली नहीं है। बिल्कुल मैं बता रहा हूं, क्योंकि हर आदमी एक संदेश लेके जा रहा है और सब सीनियर नेता समझते हैं, क्योंकि जिन नेताओं को 3 पीढ़ियां तक हो, 2 से 3 दशक हो गए हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि अब उनका समय जो है वो पद छोड़ने का है, या पार्टी को वैचारिक रूप से और वो अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देंगे उनको छोड़ने के लिए। राजनीति छोड़ने के लिए कौन कह रहा है कि पार्टी एक सिर्फ पद से नहीं चलती है, पार्टी एमएलए एमपी ही नहीं चलाते हैं, पार्टी की एक विचारधारा होती है, एक वैचारिक वो कहते हैं दल होता है, एक वैचारिक एक ओरा होता है जो उसको पार्टी को एक दिशा देता है, वो पार्टी की दिशा तय करता है, पार्टी की नीतियां और निर्देश तय करता है। तो उनका अनुभव का जो लाभ है ऐसे में लिया जा सकता है, और पार्टी अवश्य रूप से लेगी। युवाओं को मौका देना जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल वक्त की कमी है। प्रेम कुमार जी, आपके पास आना चाहूंगा, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा प्रेम कुमार जी, कि जिस तरह से पार्टी के फोरम से कहा गया है कि नौजवानों को मौका दिया जाएगा, तो लेकिन जो सीनियर है पार्टी में, क्या वो सीट खाली करेंगे? क्योंकि हमने देखा पंजाब में, हमने देखा अमरिंदर सिंह को देखा, राजस्थान में गहलोत को भी देखा, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि काफ़ी नाराजगी रही, आखिर सरकार गिर गई, बीजेपी ने वहाँ पे सरकार बनाई। तो क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए मुश्किल नहीं होगा कि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए और जो सीनियर है उनको किनारे कर दिया जाए? देखिए आजम जी, ये नीतिगत निर्णय बहुत शानदार है कि आधी सीटों पर युवाओं को मौका मिलेगा। ऐसा ही निर्णय महिलाओं के संदर्भ में भी होना चाहिए, जैसा कि प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया था उत्तर प्रदेश में, लेकिन उस चीज को भुला दिया गया। आप यहाँ पर भी पीछे हट गए। अब बड़े नेता हटाएं, ये दम नेतृत्व में रहा नहीं, और उसको पॉलिसी के आधार पर चलिए। आपने आधी सीटें युवाओं को दे दी, इस नाम पर भी कुछ बड़े नेता हटें, लेकिन सवाल ऐसा नहीं कि यूं ही हट जाएंगे। आप समझाइए, कन्विंस कीजिए। आप क्यों नहीं अशोक गहलोत को कन्विंस कर पा रहे हैं? आप क्यों नहीं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी को कन्विंस कर पा रहे हैं कि युवा नेताओं को आने दीजिए? वो आपकी बात नहीं मान रहे, तो फिर किस बात की पार्टी चला रहे हैं? तो यही तो है कि पार्टी में जो नेतृत्व है, खुद अपना अध्यक्ष पद से छोड़ के राहुल गांधी चले गए। मैंने कहा कि दूसरा चुनाव आने वाला, अभी तक अध्यक्ष तय नहीं हुआ। तो यही तो वो स्थिति है जिसके कारण क्षेत्रीय क्षत्रप जो है अपने आप को निरंकुश महसूस करते हैं। यही कारण है। यहाँ सोल्यूशन आप नहीं देंगे तो पॉलिसी डिसीजन आप लेते रहिए, उसको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी आपका भी, और विक्रम सिंह शेखावत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।